नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। गुलबर्ग सोसाइटी दंगों में सजा का ऐलान, 11 को उम्र कैद, 12 दोषियों को 7 साल की सजा, पीड़ित करेंगे हाईकोर्ट में अपील। बीजेपी ने की कैराना मामले की सीबीआई जांच की मांग, 2 हफ्ते में लोगों को वापस लाने का विधायक संगीत सोम का अल्टीमेटम, एसपी का बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप। भारत थाईलैंड के बीच संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में 2 समझौते, प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी की मुलाकात, रक्षा और समुद्री मामलों में भी सहयोग बढ़ाने का फैसला। जम्मू कश्मीर में फिर से मुठभेड़, सोपोर में 2 आतंकी ढेर, झारखंड में नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। इराक के फालुजा में सेना को बड़ी कामयाबी, ज्यादातर सरकारी इमारतों पर कब्जा, 2014 से आईएस के नियंत्रण में था शहर। और आइए देखते हैं पहली खबर। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने गुलबर्ग सोसाइटी मामले में आज सभी 24 दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद और 12 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई। वहीं इस मामले की लड़ाई लड़ रही याकिया जाफरी ने फैसले पर निराशा जताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही। अहमदाबाद की विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी मामले में 24 दोषियों को सजा सुनाई। इनमें से 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन्हें सीधे तौर पर हत्या का दोषी माना गया। वहीं 12 लोगों को 7 साल और एक शख्स को 10 साल की सजा सुनाई गई। सरकारी वकील का कहना है कि वो इस मामले में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जो भी एविडेंस रखा है उनको कोर्ट ने माना और मानने के बाद 24 लोगों को सजा दी गई। उन्होंने उदारता बताई है सजा देने में। इनके सामने हम जरूर हाई कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। इस मामले की पीड़ित जकिया जाफरी ने कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए थी। वो इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देंगी। जब ये सब कम सजा मिलने से क्या हुआ कि मेरे को तो तसल्ली नहीं हुई ना, तो मेरे को तो फिर वो तैयारी करना ही पड़ेगी। मेरे लिए तो फिर वही रद्दो मैं चलता रहेगा। गुलबर्ग सोसाइटी पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा कि वो मायूस हैं, लेकिन फैसले का सम्मान करती हैं। 436 और 149 के तो उसमें भी उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी। तो इन दैट सेंस इट्स अ वेरी वेरी डाइल्यूटेड जजमेंट, बहुत ही वीक जजमेंट है और उसको हम जरूर अपील करेंगे। वहीं दोषियों के परिजनों का कहना है कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। हम आगे की कोर्ट में जाएंगे, कारण कि आज जो सजा दी है वो बिल्कुल निर्दोष लोगों को दिया है और जो भी यहाँ पे आरोपी थे वो सभी के सभी निर्दोष थे। 2 जून को विशेष अदालत ने इस मामले में 24 लोगों को दोषी करार दिया था और 36 लोगों को बरी कर दिया था। 28 फरवरी 2002 को हजारों लोगों की भीड़ ने अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला किया था और पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों को मार डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंपा था। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। गुलबर्ग मामले में अदालत का फैसला तो आ गया, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग अभी भी सदमे से उबर नहीं पाए हैं। कभी गुलजार रहने वाली सोसाइटी आज खंडहर में तब्दील हो गई है। कई मृतकों के परिजनों को आज भी मुआवजा नहीं मिला है और न ही उनके पुनर्वास की कोई कोशिश ही नजर आई। ये हैं कासम भाई, गुलबर्ग सोसाइटी में रहते हैं। इनके परिवार के 19 लोगों की हत्या दंगाइयों ने कर दी थी। यहीं एक बंगले में इनकी मां भी रहती थी, जिनकी मौत के मुआवजे के लिए वो आज भी भटक रहे हैं। कासम की तकलीफ ये है कि 14 साल में कोई भी उन्हें राहत देने नहीं आया। यहाँ इसलिए नहीं आया है कि राज्य सरकार से आज तक कोई ने भी यहाँ गुलबर्ग सोसाइटी की मुलाकात ली नहीं है और न किसी को ये आश्वासन दिया है कि भाई आप यहाँ रहो, हम आपको जो भी मदद करने का हम करेंगे। या इतना बड़ा कांड गुजरात के अंदर अहमदाबाद इस सोसाइटी में हुआ है, आज तक कोई ने भी कि हमारे को कुछ पूछा नहीं है कि आप क्यों नहीं रहते हो, क्या वजह से, क्या आपको हम क्या मदद कर सकते हैं।
ये बंगला कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी का है, जिस पर झाड़ियां उगाई हैं। यही हाल बाकी बंगलों का है। कई बंगलों में बाहर से ताला लटका है। लोग खिड़की दरवाजे तक उखाड़ कर ले गए हैं। दंगे के बाद इन बंगलों में सन्नाटा है। इनका इस्तेमाल फेरी वाले करते हैं। खाली ये धंधा करते हैं और नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, बस 4 बजे चले जाएंगे। हम गोमतीपुर रहते हैं, अब क्या कहें कि अब भाई डर की वजह से नहीं आते, कैसे नहीं आते, जो उन्होंने देखा होगा अपनी नज़रों से उसके हिसाब से नहीं आते। अब ये लोग कहा कि कोई बापू नगर रहता है, कोई जुआपुरा रहता है, कोई सालम रहता है, जैसे जहाँ जिसका ठिकाना हो गया वहाँ रहते हैं। साल 2002 में गुलबर्ग सोसाइटी दंगे में 69 लोगों की हत्या की गई थी, जिनमें 66 लोगों को आरोपी मुकर्रर किया गया था। मुकदमे के दौरान 6 आरोपियों की मौत हो गई। विशेष अदालत ने शुक्रवार को 24 दोषियों को सजा सुनाई है। वहीं 36 आरोपी बरी हो चुके हैं। दंगे के 14 साल बाद भी गुलबर्गा सोसाइटी में सन्नाटा पसरा है। लोग यहां आने से डरते हैं। सरकार की मुआवजा नीति और पुनर्वास की नीति साफ नहीं है। कैमरामैन विजय और संजय के साथ संजय कुमार, राज्यसभा टीवी, अहमदाबाद। और फैसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के लीगल एडिटर सत्यप्रकाश हैं। सत्यप्रकाश, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो कई लोगों की आज अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई और वहाँ से जो एक पीड़ित पक्ष हैं उनका साफ कहना था कि बहुत ही माइल्ड तरीके का ये फैसला सुनाया है जो आज सज़ा का ऐलान किया गया है। आपके नज़रिए से क्या है? देखिए, एक बार जब अदालत ने ये कह दिया कि इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस प्रूव नहीं होते, उसके बाद डेथ पेनल्टी वाज रूल्ड आउट और बाकी को भी जो सज़ा मिली है उसमें जिनके खिलाफ हत्या का मामला सिद्ध हुआ है उनको आजीवन कारावास मिला है, बाकी को कम मिला है। अगर आप इनको दंगा पीड़ितों की तरफ से देखें तो वाकई जो सज़ा मिली है वो हमेशा कम रहेगी, लेकिन अगर लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखें उसमें यह है कि हिंदुस्तान में जितने भी दंगों के मामले हुए हैं उसमें ये मैं कहूँगा 2 मामले हैं जो कि बेहतर ढंग से जिनको हैंडल किया गया है जुडिशरी के द्वारा या पुलिस के द्वारा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन का एक फ़ायदा ये हुआ कि एसआईटी बनने के बाद एसआईटी ने मामले को हैंडल किया, लेकिन दूसरा घाटा ये हुआ है कि 7 साल तक मामले पे रोक रही, ट्रायल पे रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। और ये फैसला करने में शुरू में कि ये मामला सीबीआई हैंडल करेगी, एसआईटी हैंडल करेगी या स्थानीय पुलिस करेगी, इसमें 7 साल का वक्त ज़ाया हुआ। नहीं तो ये मामला एक तरह से कहें कि जल्दी निपटारा हुआ है। दूसरा मामला जो बहुत जल्दी निपटारा हुआ जिसका वो कांधमाल में 2008 में दंगे हुए थे उड़ीसा में और 2010 में फैसले आ गए थे। तो ये बाकी के जितने भी मामले हैं, चाहे वो दिल्ली में जो सिख विरोधी दंगों का मामला हो जिसमें अभी तक वो सारे अधिकांश मामले लटके हुए हैं और आप समझ सकते हैं 1984 से लेकर अब तक ये मामले लटके हुए हैं। ये सबसे जो और भी एक तरह से कहें कि जो चौंकाने वाला मामला रहा वो हासिमपुरा का रहा, जिसमें कि 1987 में आर्म्ड कांस्टेबल में जो फोर्स जो थी, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस थी, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी, उसके लोगों ने बहुत सारी हत्याएं कर दी थी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाया गया, 30,000 में मुकदमा चला। पिछले साल मार्च में सारे लोग छोड़ दिए गए, बरी कर दिए गए। उसके बाद उसके खिलाफ अपील दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। भागलपुर का मामला था 1989 का, उसमें 18 साल बाद फैसले आए। अब कह रहे कि ये तेजी के साथ में फैसला होगा। ये देखिए ना, आप जो 1993 में जो दंगे हुए थे मुंबई में, उसमें श्री कृष्णा कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो ये दंगों के मामले में अब तक जितने भी मामले हुए हैं उसमें जो सिर्फ 2 मामले हैं जिनमें एक तरह से कहें कि फैसले आए हैं, और हो सकता है कि बहुत लोगों को इससे बहुत खुशी नहीं हुई हो, क्योंकि ऑब्वियसली जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं उनको लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ये मामले उन कुछ बेहतर मामलों में है जिनमें जुडिशरी ने कुछ फैसला दिया है और लोगों को सजा हुई है। एक और मामला नरोदा पाटिया का था गुजरात में, जिसमें कि पूर्व मंत्री को सजा हुई और 28 साल की सजा हुई, माया कोडनानी को। तो ये 2 मामले हैं, लेकिन ये सही है कि मामले में जो सजा हुई है और 36 लोग बरी हुए। जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं टेक्निकल पॉइंट समझना चाह रहा था कि जो अलग अलग फैसले हैं, कुछ लोगों को आजीवन कारावास है, कुछ लोगों को अलग एक सेंटेंस दिया गया है, क्या सबूतों के किस तरीके का मैं कहूँ कि ना हो पाना असल में सजाओं को अलग अलग कैटेगरी में रख दिया?
देखिए, उसमें यह है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में है, ये प्रोसिक्यूशन पे है कि वो आरोप में जो अभियुक्त हैं उन पे आरोप साबित करे और ये साबित करे इस हद तक जिसको बोलते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। किसी तरह का कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि हाँ इसी व्यक्ति ने यह अपराध किया है। अगर थोड़ा भी संदेह है तो जो कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द एक्यूज्ड, ये हमारे यहाँ जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसका बेसिक प्रिंसिपल है। इसके कारण कई बार ये होता है कि किसी संदेह की वजह से कोई अभियुक्त बरी हो जाता है, लेकिन इस केस में यह है कि जहां अदालत ने ये साबित नहीं हो पाया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, उसके बाद दिक्कत, उसके बाद मैंने तो आदेश नहीं पढ़ा है, लेकिन होता क्या है जैसे एक साथ बहुत सारे लोग मॉब में जा रहे हैं तो सेक्शन 149 में आता है, वो उसके साथ रेड विथ करके, जैसे 302 मर्डर हुआ, रेड विथ 149 जिसमें वो अनलॉफुल असेंबली होती है उसके साथ। अब उसमें अनलॉफुल असेंबली में कितने लोग थे नहीं थे सबका साबित करना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर होगी, तो उसमें ये मामला दिक्कत होगी। अब जैसे इस मामले में 338 गवाह थे, 338 गवाहों का बयान दर्ज होना, उनको क्रॉस एग्जामिन करना और ये एक बहुत ही पेचीदा पूरी प्रक्रिया है। लेकिन जिस तरह से ये मामला हैंडल हुआ उसमें जैसे 5-6 लोग इस दरमियान ही मर गए और कई ऐसे गवाह भी होंगे और क्रूशियल विटनेस होंगे जो मर गए होंगे, कई बहुत सारे साक्ष्य इस दरमियान नष्ट हो गए होंगे। जो दिक्कत हुई है वो 14 साल का जो विलम्ब हुआ है, इसके कारण बहुत सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे। लैब जो है वो ये नहीं होना चाहिए और कई हो सकता है कई ऐसे विटनेसेस हो जो बहुत ही ऐसी स्थिति में हो कि वहाँ अपनी गवाही दर्ज कराने की स्थिति में आगे होना ये चाहिए कि जहाँ भी दंगों से रिलेटेड मामले हैं वहाँ पे स्थानीय पुलिस से बिल्कुल जांच नहीं करानी चाहिए, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिन पे दंगा रोकने का जिम्मेदारी है, तो कहीं उनसे चूक हुई है तो वो लोग कई बार लिपापोती की कोशिश करेंगे। इसलिए इस तरह के जहाँ भी मामले हों एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल वो सारे मामले SIT बना के देने चाहिए, तभी शायद निष्पक्ष और दूसरा ये सारे मामले स्पेशल कोर्ट्स में जाने चाहिए और डे टू डे बेसिस पे हियरिंग होनी चाहिए ताकि जल्दी से निपटारा हो सके। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। अज आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का। हम जीते हैं कि हमें प्यार करना आ जाए, हम प्यार करते हैं कि हमें जीना आ जाए। उनके बिना पंजाबी साहित्य का तस्वर जो है वो अधूरा है। उनकी नज़र, उनका शहर में अमृता प्रीतम। रणनीतिक तौर से अहम थाईलैंड अब रक्षा और समुद्री मामलों में भारत को सहयोग करेगा। थाईलैंड ने आपराधिक और आतंकवादी जैसे मसलों को लेकर भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से ये बेहद अहम है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा की शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग और नागालैंड विश्वविद्यालय और चियांग माई विश्वविद्यालय के बीच सहयोग से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के तहत थाईलैंड के कारोबारियों के लिए निवेश के दरवाजे खोलने का आश्वासन दिया। थाईलैंड ने भारत के व्यवसायियों को भी निवेश का न्योता दिया है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया। So, Prime Minister and I have agreed to forge a closer partnership in the fields of defense and maritime cooperation. A partnership to meet our bilateral interests and to respond to our shared regional goal. Prime Minister Modi has agreed to encourage and support Indian business people to come to Thailand to invest, and I also will encourage the Thai private sector to come to India to invest. So we should focus on reducing barriers to trade. लोकतांत्रिक मामलों में लगातार संकट से गुजर रहे थाईलैंड ने भारत के संविधान को थाई भाषा में अनुवादित करने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच अगले साल राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होंगे।
इस मौके पर दोनों देश अपने यहाँ भारत और थाईलैंड पर्व मनाएंगे। साइबर और कंप्यूटर फोरेंसिक में सीबीआई थाईलैंड के अधिकारियों को प्रशिक्षण देगी। आपराधिक मामलों में थाईलैंड भारत की सहायता करता रहा है, लेकिन रक्षा और समुद्री मसले पर सहयोग दोनों देशों को काफी करीब ले आया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी और क्षेत्रीय मसलों के अलावा वैश्विक मसलों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने लोकतंत्र के मामले में भी अपने अनुभवों को साझा किया। खासकर सांस्कृतिक मामलों में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। भारत ने इसके लिए थाईलैंड के नागरिकों को 2 बार आने जाने के लिए ई वीज़ा देने की घोषणा की। थाईलैंड के प्रधानमंत्री शनिवार को बोधगया जाएंगे। बीजेपी ने कैराना पलायन मामले की सीबीआई से जांच की मांग की है। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक संगीत सोम ने लोगों की घर वापसी के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने ही बीजेपी पर एक बार फिर से चुनाव से पहले माहौल खराब करने का आरोप लगाया। कैराना पलायन मामले में शुक्रवार को सियासी सरगर्मी उस वक्त बढ़ गई जब मनाही के बावजूद बीजेपी विधायक संगीत सोम ने सरधना से कैराना की ओर निर्भय यात्रा शुरू कर दी। हालांकि इलाके में धारा 144 लागू होने के कारण उन्होंने थोड़ी ही देर बाद इसे रोक दिया। हमने कानून का पालन करते हुए यात्रा स्थगित की है, लेकिन 15 दिन के अल्टीमेटम के साथ अगर 15 दिन में लोगों का पलायन वापसी नहीं हुआ, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैराना नहीं कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये चेतावनी के साथ मैं बता देता हूँ। बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने इस यात्रा का आयोजन नहीं किया है और फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसी कोई यात्रा की घोषणा नहीं है और संगीत जी को आग्रह किया गया कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, पहले हम लोग आगे तय करेंगे और जैसा पार्टी का निर्देश होगा उसकी प्रतीक्षा करें। उधर इस यात्रा के जवाब में समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान की अगुवाई में सद्भावना यात्रा को भी पुलिस ने रोक दिया। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए शामली और मेरठ में पहले से धारा 144 लगा दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पलायन से इनकार करते हुए बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। अब चुनाव आ रहा है, इसलिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस माहौल को हम बिगड़ने नहीं देंगे। और यहाँ तो अब किसी ने पलायन किया ही नहीं, नौकरी अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं। कांग्रेस और कैराना का दौरा कर चुके वाम दलों समेत 5 पार्टियों के नेताओं ने पलायन को सांप्रदायिक रंग देने की आलोचना की। लोग यहाँ रोजगार से जुड़े हुए हैं, रोटी से जुड़े हुए हैं। पलायन अगर हुआ भी है उसका संदर्भ अलग है। संदर्भ को काट छांट करके अगर उसको आप मजहब और जाति के चश्मे से देखेंगे, इस मुल्क को मध्य युग में ले जाना चाहते हैं आप, कतई तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री विलेज जब जाते हैं तो बोलते हैं मैं 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, पर बयान क्या आता है कि हिंदुओं का कहां से पलायन हो रहा है। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये भी पता करने की कोशिश की कि और जो यात्रा निकाली जाती है कैराना से, तो मुजफ्फरनगर होकर क्यों आती है। इस मामले में बीजेपी जांच दल की रिपोर्ट के बाद पार्टी नेताओं ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की और उन्हें इस बारे में ज्ञापन सौंपा है। इसमें लोगों के पुनर्वास और आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई समेत सीबीआई जांच की मांग की है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा है कि टैंकर घोटाला मामले में वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। वहीं बीजेपी ने एसीबी से इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की मांग की है। वाटर टैंकर घोटाला मामले में दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी एसीबी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने टैंकर घोटाले की जांच में देरी पर केजरीवाल सरकार की भूमिका की जांच की मांग की है। एसीबी ने दोनों शिकायतों की जांच शुरू कर दी है। तो इस एस्पेक्ट में भी हम जांच कर रहे हैं कि ये जो कंप्लेंट जब वहाँ पर कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी और कमेटी की रिपोर्ट के बाद में जो एलिगेशंस लगाए विजेंद्र गुप्ता जी ने, इस मामले में भी हम जांच कर रहे हैं। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने विजेंद्र गुप्ता की चिट्ठी पर सवाल उठाए हैं। गुप्ता जी चाहते हैं कि शीला दीक्षित से ध्यान हट जाए और बाकी सारे मुद्दों पे ध्यान आ जाए। वो चाहते हैं दिल्ली का पानी बंद हो जाए, दिल्ली के टैंकर बंद हो जाएं और शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ ना हो। शीला दीक्षित को क्यों बचाना चाहते हैं? दिल्ली सरकार ने इस मामले की रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजी थी, जिसे उन्होंने एसीबी को भेज दिया है। वहीं शीला दीक्षित का कहना है कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। ये मेरा नाम इसलिए लिएगा क्योंकि मैं चेयरमैन थी उस बोर्ड की, लेकिन उस बोर्ड में कोई चेयरमैन
डिसीजन नहीं लेता है, कलेक्टिव डिसीजन होता है जिसमें एक वाइस चेयरमैन भी होता है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त मेंबर्स होती हैं उनके नुमाइंदे होते हैं। पिछले साल आम आदमी पार्टी सरकार ने कांग्रेस सरकार के दौरान टैंकर किराए पर लेने में गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर 400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था और एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी। एलजी केंद्र के इशारे पर काम करते हैं और एसीबी एलजी के इशारे पर। जब से केजरीवाल सरकार सत्ता में आई है तब से यही आरोप लगा रही है। अब टैंकर घोटाले मामले की जांच को लेकर एसीबी की शाख भी दांव पर है, क्योंकि दिल्ली सरकार की इसको लेकर की गई सिफारिश भी एसीबी के पास है और बीजेपी की चिट्ठी भी एसीबी के पास है। अब ऐसे में एसीबी पर निष्पक्ष जाँच का दबाव जरूर होगा। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना को इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी मारे गए। बीते 4 दिनों में सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की ये तीसरी मुठभेड़ है। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि देश की खुफिया व्यवस्था मजबूत हुई है और सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। झारखंड में गिरिडीह में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। इसके साथ ही एक जवान घायल भी हुआ है। मुठभेड़ के वक्त सीआरपीएफ की टीम पाथरगढ़ा के जंगलों में तलाशी अभियान पर थी। इस दौरान घात लगाए बैठे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया। भारत के चालू खाते का घाटा 7 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के आखिरी तिमाही में ये जीडीपी का 0.1% रहा। इसकी वजह व्यापार घाटे में कमी है। देश में चालू खाते का घाटा घटकर 0 के करीब पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच ये घाटा कम होकर $30 करोड़ पर आ गया है। पिछले साल जनवरी से मार्च के बीच ये आंकड़ा $7.1 अरब का था। चालू खाते का घाटा विदेशी मुद्रा देश में आने और यहाँ से बाहर जाने के बीच का अंतर दिखाता है। Without cutting down on capital expenditure plan or without cutting down on revenue expenditure, this has been achieved. So Indian expenditure on planned or non-planned expenditure has not been cut down at all, but we were able to achieve this. That clearly proves that the direction with which this government is going. व्यापार घाटे में कमी के चलते चालू खाते का घाटा कम हो रहा है। इस साल जनवरी से मार्च के बीच ये $24.8 अरब रहा। एक साल पहले इसी अवधि में ये $31.6 अरब था। वित्त वर्ष 2015-16 पर गौर करें तो चालू खाते का घाटा $22.1 अरब रहा। 2014-15 में ये आंकड़ा $26.9 अरब था। देश से बाहर काम करने वाले श्रमिकों की ओर से भेजे जाने वाली रकम में भी कमी आई है और जनवरी से मार्च के बीच ये $15.7 अरब रही। कि ऑयल प्राइसेस कम हो गई हैं। ओवर ए पीरियड ऑयल प्राइसेस काफ़ी डाउन आई हैं। $120 बैरल होता था, जो आज की डेट में 40 और 45 बैरल के बीच में डॉलर बैरल पे है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे इंपोर्ट का बिल बहुत कम हो गया है। इससे पहले 2013 में चालू खाते का घाटा रिकॉर्ड स्तर पर जीडीपी के 4.8% पर पहुंच गया था। करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी काफ़ी हद तक कम हुए कच्चे तेल की दामों की वजह से दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तेल की कीमतों में मजबूती देखी जा रही है, जिससे भविष्य में भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन छोड़ने की अटकलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार वॉलेटाइल बना हुआ है। दिल्ली से कैमरामैन जितेंद्र के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इराक के फालूजा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फालूजा की ज़्यादातर सरकारी इमारतों पर सेना ने अब कब्जा कर लिया है। करीब 4 हफ्तों की लड़ाई के बाद सेना को ये कामयाबी हासिल हुई है। इराकी सेना ने इसे एक बड़ी जीत करार दिया। सेना फालूजा के बचे इलाकों को आतंकवादियों से आज़ाद कराने की पुरजोर कोशिश कर रही है। हालांकि कई जगहों पर उसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। फालूजा पिछले 2 वर्षों से IS के कब्जे में है। सेना ने इस शहर पर फिर से नियंत्रण के लिए मई में कोशिश शुरू की थी। बगदाद से महज 30 मील दूर इस शहर पर 2014 में इस्लामिक स्टेट ने कब्जा किया था। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।
देश में बने ट्रेनर एयरक्राफ्ट का आज बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर मौजूद थे। 2 सीट वाले हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। इसका उपयोग तीनों सेनाओं में शुरुआती ट्रेनिंग के लिए होगा। कई विवादों और खींचतान के बाद उड़ता पंजाब फिल्म रिलीज हो गई है। पहले दिन फिल्म के बारे में दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। वहीं पंजाब के कुछ शहरों में फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। सिनेमाघरों के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिस को भी तैनात किया गया। गुवाहाटी में शुक्रवार सुबह से हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव हो गया, जिसकी वजह से शहर की यातायात व्यवस्था ठप पड़ गई। मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में घरों में पानी भर गया। बिहार टॉपर मामले में विष्णु राय कॉलेज के प्रिंसिपल बच्चा राय को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं पुलिस ने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह और उनकी पत्नी उषा सिंह की पटना और नालंदा स्थित संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया है। केरल में दलित लड़की से रेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुरुवार को पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। केरल के पेरम्बलूर में लॉ की 30 साल की छात्रा की 28 अप्रैल को बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। जम्मू में धार्मिक स्थान को पवित्र करने के मामले में सोशल नेटवर्किंग साइट पर फैल रही अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। जम्मू में 16 जून को एक धार्मिक स्थान के अपमान के बाद तनाव पैदा हो गया था। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की प्रयास योजना रंग लाई है। इसके तहत नक्सल प्रभावित इलाकों के रहने वाले 15 छात्रों ने IIT के JEE की परीक्षा पास कर ली है। राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों के छात्रों को IIT जैसी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कीम चलाई है। ओमान में काम करने वाले भारतीय नागरिक जॉन फिलिप की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केरल के रहने वाले जॉन फिलिप ओमान में फ्यूल स्टेशन में काम करते थे। अमेरिका ने NSG समूह में शामिल देशों से भारत की दावेदारी का समर्थन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान बराक ओबामा ने भारत के NSG में आवेदन का स्वागत किया था। चीन, ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ देश भारत का विरोध कर रहे हैं। इजिप्ट एयर के दुर्घटनाग्रस्त विमान का दूसरा ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। मिस्र की जांच एजेंसी के मुताबिक इसे भूमध्य सागर से निकाला गया है। पेरिस से काहिरा जा रहा विमान 19 मई को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया था।